नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब देश की बात करेंगे तो देश के उन हिस्सों की बात करेंगे जहां पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। कोरोना की जो दूसरी लहर आई, जो संकट देश ने देखा, उसके बाद यह पहला ऐसा चुनाव है जिसमें इतने बड़े स्तर पर सीटों पर वोट पड़े और नतीजे आ रहे हैं। 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटें और लोकसभा की 3 सीटों पर आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। उपचुनाव में अक्सर यही होता है कि जहां जिसकी सरकार होती है वही पार्टी जीत जाती है, लेकिन इस उपचुनाव में कुछ जगहों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। वो उलटफेर क्या कह रहा है, आज राष्ट्रवाद में ये समझेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है। तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत गए। फतेहपुर, अर्की, जुब्बल, कोतकई सीट पर जीत मिली है कांग्रेस को। इसके अलावा मंडी सीट भी वो जीत गए। इसके अलावा राजस्थान में 2 विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती है, जबकि मध्य प्रदेश और असम उपचुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और क्लीन स्वीप किया है। 2 सीटें इससे पहले बीजेपी के पास थी, अब वो दोनों भी हाथ से चली गई। बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी को नोटा से भी कम वोट पड़े हैं। बिहार में 1 सीट आरजेडी के पास, 1 जेडीयू के पास। आंध्र प्रदेश में 1 वाईएसआर कांग्रेस के पास। तेलंगाना में बीजेपी की बड़ी जीत दिख रही है। वहां पर 50% के आसपास बीजेपी को वोट पड़ रहा है। और हरियाणा में 1 सीट आईएनएलडी के पास जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे नतीजे हैं जिन पर आज चर्चा करनी जरूरी है। इसके क्या मायने हैं? ऐसा नहीं कि बीजेपी साफ हो गई, ऐसा नहीं कि कांग्रेस साफ हो गई और कुछ जगहों पर अप्रत्याशित जीत बीजेपी की, कुछ जगहों पर अप्रत्याशित जीत कांग्रेस की। ममता बनर्जी और मजबूत हुई हैं। ये शिवसेना की कैंडिडेट, लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आपको बता रहा हूं। दादरा नागर हवेली में कलाबेन डेलकर, इनको जीत मिली है। मंडी हिमाचल प्रदेश प्रतिभा सिंह, कांग्रेस की उम्मीदवार, जीत मिली। खंडवा मध्य प्रदेश ज्ञानेश्वर पाटिल, बीजेपी के, इनको जीत मिली है। यह लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आपको बता रहा हूं, जिसमें 1 शिवसेना के पास, 1 बीजेपी के पास, 1 कांग्रेस के पास, यानी सब में बंट गया। अब ये नतीजे थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊं और मेहमानों से चर्चा करूं, उससे पहले कांग्रेस इन नतीजों पर क्या कह रही है, एक बार सुन लेते हैं। निश्चित रूप से स्वीप किया पूरा इलेक्शन, जो है सफाया हो गया भाजपा का। और एक जगह तो भाजपा की जमानत जब्त हो गई है 1 सीट पे। और हम लोकसभा भी जीते, तीनों विधानसभा भी जीते। तो लोकसभा का वोट निश्चित रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ है और विधानसभा का वोट राज्य सरकार के खिलाफ। इसका मतलब कि हिमाचल की जनता ने भाजपा के खिलाफ मन बना लिया और भाजपा से त्रस्त है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग है और जो कुछ हुआ है 7 सालों में उसका जवाब ये जनता दे रही है। इससे पता चलता है कि आने वाले चुनाव में क्या नतीजे निकलेंगे। जनता बीजेपी के खिलाफ है। विपक्ष के लिए भी मैसेज है कि अगर आप एक साथ नहीं आएंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। मैं बहुत बार कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है तो विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा। मोदी को बाहर का रास्ता दिखाना है तो तमाम विपक्ष के राजनीतिज्ञों को एक साथ आना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता यूं बयान दे रहे हैं जैसे 29 में से 28 जीत ली हो। पिछली बार इन 29 में से 9 उनके पास थी, इस बार 8 जाति दिख रही हैं, 1 कम ही हुई है, लेकिन फिर भी बयानबाजी ऐसी जैसी सारी जीत ली हो। और उनको तो अभी इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि ममता बनर्जी 4 की 4 सीट टीएमसी जीत गई बंगाल में। और जो ममता बनर्जी अब मंच से कह रही है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी को हरा नहीं सकती, अब वो कैसे ताल ठोककर ये दावा करेंगी। और जिसकी एकता की बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता, वो एकता कहां से आएगी? राष्ट्रवाद में आज इस पर भी बात करूंगा। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा सीट जीतने के साथ 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस पर शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए एक बार। पहला रिएक्शन क्या है इस तरह से जो बढ़त बीजेपी? ये चुनाव परिणाम अद्भुत है, क्योंकि जोबट और पृथ्वीपुर दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। जोबट तो 2019 में लोकसभा के चुनाव में भी 18,000 वोटों से बीजेपी हारी थी। निर्णायक बढ़त, भारी बढ़त बनाना
अपने आप में जनजाति आदिवासी भाई और बहनों का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ जी बोल रहे हैं सोच बदल गई है, अब तो बदलाव होगा, कांग्रेस के पक्ष में आना चाहिए और यहाँ पर अब कमलनाथ जी से पूछिए उसका। उधर ममता बनर्जी ने क्या कहा है ट्वीट करके, वो भी आपको दिखा देता हूं। चारों विजयी उम्मीदवारों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। ये जीत लोगों की जीत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे बंगाल हमेशा प्रचार और नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुनेगा। लोगों के आशीर्वाद से हम वादा करते हैं कि हम बंगाल को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेंगे। यह ममता बनर्जी ट्वीट करके कह रही हैं। लेकिन आज राष्ट्रवाद में सवाल, ये जो नतीजे हैं ये कह क्या रहे हैं? देश किसके साथ दिवाली मनाना चाहता है और किसका दिवाला निकाल रहा है? 29 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे कह क्या रहे हैं? 29 सीटों का फैसला 5 राज्यों के आने वाले चुनाव के फैसले का ट्रेलर है क्या? किसान आंदोलन का चुनाव पर कोई असर पड़ा क्या? कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहले चुनाव में जनता किसके साथ खड़ी, किसके साथ नहीं? आज उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। गजेंद्र सिंह सांखला, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा स्वयं पुरोहित, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मनजिंदर सिरसा, नेता हैं अकाली दल के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल आपसे ही है आरपी सिंह जी, कि ये जो नतीजे हैं, क्या बीजेपी को उम्मीद थी इस तरीके के नतीजे आएंगे? और दूसरी लहर के बाद इस तरीके के नतीजे आना, हिमाचल में आपका सुपड़ा साफ हो जाना, कुछ जगहों पर आपका सीटें गंवाना, कुछ जगहों पर आपने गेन भी किया है, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? पार्टी कैसे एनालाइज कर रही है? देखिए, अभी सारे नतीजे आने हैं, परंतु जो मेरे पास आउटकम आ रहे हैं, 29 में से लगभग 13 सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है, जिसमें 8 भाजपा और बाकी 5 सीटों पर अलायंस पार्टनर हमारे लीड कर रहे हैं, जिसमें जेडीयू है, जिसमें मेघालय में भी है। कांग्रेस 8 सीटों पर है और जिसमें एक कांग्रेस की कम हुई है, और बाकी पार्टियां 8 सीटों पर हैं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट है। आप इसको आप अलग अलग प्रदेशों के परिपेक्ष में देखें तो बेहतर होगा। मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार मैं बोलूँ तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। हिमाचल में हमारी हार हुई है। प्रताप सिंह को जो लड़ी हैं उनके साथ एक सिंपैथी फैक्टर है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, इसलिए सॉरी बहू है, उनके साथ सिंपैथी फैक्टर है। तो इसलिए एक ओवरऑल एक मिक्स रिजल्ट है। परंतु अगर 29 सीटों में गिनूं तो हमारी सीटें ज़्यादा हैं। नहीं सर, ज्यादा तो नहीं है, पर वहां ये आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एनडीए के हिसाब से कहेंगे तो मिला जुला कर वही है। आपकी खुद की सीटें भी कांग्रेस की तरह एक कम हुई है अभी तक, मतलब कम होती दिख रही है। तो या तो आप वही हैं या कम हुए हैं, ये आपको मानकर चलना चाहिए। आप आगे तो नहीं बढ़े। नहीं, मैं आप इस से देखिए कि 29 में से अगर मैं टोटल आउटकम देखूं, 29 में से 13 सीटें हम और हमारे अलायंस पार्टनर जीत रहे हैं। अभी शाम तक आपको और 1 घंटे में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ये आउटकम अल्टीमेट आउटकम आएगा। और कांग्रेस कितनी जीत रही है? 8 लड़ी तो कांग्रेस भी है। जरा तमिल अपना बंगाल में बता दीजिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ है? क्या उनके बंगाल में उनको नोटा से कम वोट लोगों की, जहाँ उनको कितने वोट पड़े? नहीं, लेकिन आप हिमाचल में इतनी बुरी तरह क्यों आ रहे हैं? तो स्पष्ट है ना कि किस पर हम इसका भी एनालिसिस करेंगे और आपको और 2-3 घंटे में इसका एग्जैक्ट मेरे पास आउटकम आ जाए, रिजल्ट्स आ जाए, तो उसका मैं आपको ठीक पूरे जवाब दे पाऊंगा। परंतु एक सिंपैथी फैक्टर वीरभद्र सिंह के कारण से था, वो उसका आउटकम है। ठीक है। गजेंद्र सिंह जी, आपके हिसाब से ये नतीजे क्या बयां कर रहे हैं? ये नतीजे इस बात को बयां कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार की जो खोखली नीतियां हैं, केंद्र की सरकार की जो आम लोगों की भटकाव की नीतियां हैं, आज बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और मजे की बात यह है कि सरकार में बैठे हुए लोग इतने गूंगे और बहरे हैं, वो कह रहे महंगाई है ही नहीं, डीजल महंगा है ही नहीं, पेट्रोल महंगा है ही नहीं, गैस महंगा है ही नहीं। 400 रुपए जो सिलेंडर था उस समय ये जा करके और दिल्ली की सड़कों पर चिल्लाया करते थे, गरीब मर रहा है, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वो भूखा मर रहा है, भूखा सो जाएगा, क्या हालत हो जाएगी, देश की जनसंख्या भूख से मर रही है। अब आज इनको कोई चिंता नहीं है, भूख ही, अब इनको ना भूख नजर आती, ना गरीबी नजर आती, ना महंगाई नजर आती, ना बेरोजगारी नजर आती, ना किसान आज सड़कों पर 10 महीने से पड़े हैं
इनको कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं है। नहीं, अगर इनके तो इनको क्या नजर आता नहीं नजर आता छोड़ दीजिए सर। आप ये बताइए, जनता को अगर ये सब नजर आता है तो इनकी सीटें वहीं की वहीं क्यों है? इनका सुपड़ा हर जगह साफ क्यों नहीं हुआ? राजी रखे और उनका दोहन करते रहे और पूरे देश की संपत्तियां। गजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जनता अगर इतनी त्रस्त है तो आप विकल्प के तौर पर मध्य प्रदेश में क्यों सामने नहीं आ पाए? आप बंगाल में नोटा से कम वोट पर है। दे दो, केवल इतना ही काम है और देश की जनता। गजेंद्र सिंह जी देखिए, मुद्दे पर बात कीजिए। आरपी सिंह से जो पूछा उन्होंने उसका जवाब दिया। अब आप ऐसे रैली टाइप मत बोलिए ना सर। मैं कुछ पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इतनी महंगाई है, इतनी समस्याएं हैं पब्लिक की, तो उसका फायदा आपको क्यों नहीं हुआ मध्य प्रदेश के अंदर? उसका फायदा आपको क्यों नहीं हुआ बंगाल के अंदर? आपको उसका फायदा क्यों नहीं हुआ दूसरी जगहों पर? आपकी 9 सीट थी पिछली बार, घटकर 8 हुई है, 1 सीट कमी हुई है, वो तो वहीं के वहीं है। भाई हिमाचल के अंदर 3 चुनाव हुए हैं, विधानसभा के, एक लोकसभा का। पूरा बीजेपी का सुपड़ा साफ है और वह कांग्रेस। तो महंगाई सिर्फ हिमाचल में नहीं है, हिमाचल में है, बाकी जगह नहीं है। राजस्थान के अंदर 2 सीटों पर चुनाव हुआ है, ठीक है। दोनों जगह पर कांग्रेस आई है। पहले बीजेपी जीती हुई थी, वो सीट भी कांग्रेस जीती है। ये गुड गवर्नेंस और प्रॉपर तरीके से जनता की मॉनिटरिंग, जनता का ख्याल करना, कोविड काल के अंदर सरकार जनता के साथ खड़ी रहना, इनके परिणाम है। और बाकी जगहों की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के बारे में भी बारीकी से देख करके कहां क्या स्थिति रही है, आपको पूरा जवाब देंगे। तो एक राजस्थान में पेट्रोल कितने रुपए लीटर है सर? 118 रुपए लीटर है। और आपको पता है कि जिन जगहों पर सबसे ज्यादा वैट लगता है उसमें से एक राजस्थान भी है। तो आपको लोग महंगे पेट्रोल के बावजूद क्यों वोट दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे? थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, वैट लग क्यों रहा है? केंद्र की सरकार इसको जीएसटी में शामिल क्यों? अरे आप हटा दीजिए, वैट से इतनी दिक्कत है तो बात की थी ना, आप हटा दीजिए ना। मैं तो फॉर्मूला पूछ रहा हूं कि आप महंगा पेट्रोल बेच रहे फिर भी जीत रहे कैसे? जीएसटी लागू नहीं की सर। मैं तो फॉर्मूला पूछ रहा हूं, आप महंगा पेट्रोल बेचकर भी जीत रहे कैसे? बाकी जगह लोग नकार दे रही है, आप कह रहे हैं। $131 पर बैरल पर 2013 में क्रूड ऑयल खरीद करके 58 रुपए डीजल बेचा है और 62 सर 58 रुपए तो दे ही दीजिएगा। अगर आप पेट्रोल की पर्ची काट काट के दे दीजिएगा कि बाद में पैसा ले लेना। ऑयल बॉन्ड्स पे काम चलाइएगा तो 58 क्या 20 रुपए बेच दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है फिर? ठीक है, मैं अभी इस पर आता हूं। अभी बाकियों का भी रिएक्शन ले लूं। स्वयं पुरोहित जी आपके पास आऊं, एक बार पहले मनजिंदर सिरसा के पास जाता हूं। सिरसा साहब, आपके हिसाब से ये नतीजे क्या कह रहे हैं और क्या आने वाले चुनावों पर इसका कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल जी, हर नतीजे का हर आने वाले चुनाव पे असर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है, एक बात जो बहुत आश्चर्य करने वाली है कि भाजपा ने जो स्टेट में उनका शासन था, जो वहाँ पे सीटें खोई हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करती हैं कि जो शासित भाजपा के स्टेट हैं उनमें शायद कई स्टेटों में वो सही तरीके परफॉर्म नहीं किया, या तो उतनी केंद्र के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, चाहे वो हिमाचल हो या अलायंस पार्टनर जेडीयू की सीट हो, जहाँ पे वो, क्योंकि रूलिंग पार्टी की सीट हारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए राजस्थान में भी आप ये मत कहिए कि कौन हारा है, क्योंकि रूलिंग पार्टी जीतेगी। स्वाभाविक तौर पर लोग 2-2 साल सरकार को पड़े होते हैं, उनको समझ दे देते हैं कि ठीक है हम इनके खिलाफ क्यों मैंडेट दें। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे जिसकी भी सरकार है, अगर उसके विपरीत कोई नतीजा आया है तो वो कम से कम उस पार्टी को चिंता करने की जरूरत है, चाहे वो कांग्रेस के स्टेट हो या वो बीजेपी का रूल्ड हो। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में देश के अंदर भी और सूबों के अंदर भी अपने आप को स्थापित अब नहीं कर पा रही और ना ही कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड पावर के एंजॉय करना पसंद करते हैं। उनका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है। सर उनको चाहे 8 वो सीट राजस्थान अगर आ रही है, 9 थी पिछले बार, इस बार 8 है। हिमाचल में अगर वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं तो आपको कांग्रेस क्यों विकल्प नहीं दिखता? नहीं, देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि बहुत बड़ी बात है कि अगर बीजेपी अपने ही स्टेटों में हार रही है तो कम से कम ये तो बड़ा स्पष्ट है कि लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन कांग्रेस, आप ये भी समझिए कि 28 में 7 में से अगर 1 सीट एक्स्ट्रा बढ़ भी गई, लेकिन जिस तरीके से उनको जीतना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष की सीटें हैं
और 2 साल से जिस तरह की सरकार चल रही है, जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से तेल के भाव हैं, इन सब के बावजूद, इन विपरीत स्थितियों के बावजूद भी अगर कांग्रेस सीटें नहीं ले जा पाती तो मुझे लगता है कि कम से कम लोग सवाल तो ये पूछेंगे कि आप फिर भी क्यों नहीं जीत पा रहे, जो कि आप भी अभी पूछ रहे थे टीवी चैनल पे कि अगर इतना कुछ है तो फिर जीत क्यों नहीं पा रहे। तो ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विफलता है ना, इसको आप कांग्रेस की सफलता तो नहीं बताएंगे ना। ठीक है, कांग्रेस की विफलता आप कह रहे हैं, बीजेपी के लिए आप कह रहे हैं कि उनको एनालाइज करना चाहिए। अगर आप, और आप सही कह रहे हैं, उपचुनाव में अमूमन जिसकी सरकार होती है वो जीत जाती है पार्टी, लेकिन अगर ये हिमाचल में नहीं हो रहा है और अगर आप दूसरी जगह, हालांकि बाकी जगहों पर ठीक है, मध्य प्रदेश में उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उसको आप, वही मैं कह रहा हूं, मिक्स्ड रिजल्ट है सर। एक किसी कॉन्क्रीट नतीजे पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। स्वयं पुरोहित जी, आपके हिसाब से बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि चारों सीटें आपको आ गई, और ये नतीजे क्या कह रहे हैं? के अंदर में दीदी का काम और दीदी का जादू चल रहा है। बंगाल में नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे दीदी का जादू पूरे देश में चलेगा। 2024 का चुनाव बहुत ही उठापटक वाला चुनाव होगा, इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है और जो महंगाई जो चरम सीमा पर, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, उस महंगाई के खिलाफ जनता का खुला ये आंदोलन है। जनता के अगेंस्ट में अब कांग्रेस की क्या समस्या है, कांग्रेस कहीं पे है कहीं पे नहीं है, ऐसी समस्या में कांग्रेस जूझ रही है। ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा हो सकती है विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी का, जो बहुत ही कड़ाई से और सशक्त से, जिन्होंने पॉलिसियों का विरोध किया है, और अगर केंद्र में सरकार परिवर्तन होती है तो ममता बनर्जी का रोल रहेगा। कैसे सर बंगाल में जो नीतियां, अभी पी चिदम्बरम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि ममता बनर्जी जो कहना है कह लें, वो बंगाल के बाहर कहीं नहीं है, और आप इस 29 में से 4 सीट पे लड़े थे। तो आप कैसे मानते हैं आप राष्ट्रीय छवि बना रहे हैं और इस जीत के बाद ममता बनर्जी नेशनल लेवल पे स्ट्रांग हो गई हैं? अभी हम लोग त्रिपुरा और गोवा दोनों जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं, और आप ये समझ लीजिए आज खूंटी पूजा हो गई है और 2024 पे विसर्जन होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये आप ध्यान रख लीजिए। तो विसर्जन आप करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी? ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पास तो अभी आप देख लीजिए बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां उनके पास बूथ पे बैठने के लोग नहीं है। आप देखिए बंगाल में नोटा को ज्यादा वोट पड़े हैं। डिबेट में 2 नेता, गजेंद्र जी आपके पास आऊंगा, दो नेता, एक अकाली दल के और दूसरे टीएमसी के, कह रहे हैं कि कांग्रेस का मामला खत्म है, आप जो है वो बीजेपी को एक तरीके से वॉकओवर देते हैं, और ये प्रदर्शन 8 सीट का आपके लिए चिंताजनक है। लेकिन अभी पहले शहजाद पूनावाला, आपका एनालिसिस क्या है इन नतीजों को लेकर? देखिए, मैं कहूंगा कि हार में भी जीत है और जीत में भी हार है। मैं इस स्टेटमेंट को समझाऊंगा आपको। ये बात सही है कि असम में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिल गई, उनको और उनके अलायंस पार्टनर को। तो क्या वहां पर भुखमरी या महंगाई नहीं पहुंच पा रही है? केवल हिमाचल की सीमा पर समाप्त हो रही है ये भुखमरी और महंगाई? तो ऐसा तो नहीं है। जहां पर जिनकी सरकारें हैं वहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पर हार में जीत कैसे है? हार में जीत ऐसे जैसे हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सिरसा साहब ने सही कहा। मुझे लगता है आरपी सिंह हमारे मित्र है, वो भी इस पर चिंतन करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से वहां की सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, तभी वहां पे सीट आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी, आप मुझे कंफर्म कीजिए, हुजूरपुर में शायद भारतीय जनता पार्टी अभी भी लीड में है। हाँ, अभी लीड में है, करीब 50% वोट शेयर है उनका अभी तक। हाँ, तो आप बताइए तेलंगाना में कमल खिलेगा इस तरीके से? क्या किसी ने विश्वास किया था? क्या तेलंगाना में महंगाई नहीं है क्या, इसलिए वहां पर नरेंद्र मोदी को वोट मिल रहा है? तो ये सिंपलिस्टिक एनालिसिस नहीं हो सकता, पर 2-3 एनालिसिस इस तरीके से हो सकते हैं सुशांत जी, अगर मैं कहूँ तो। पहले तो कि इस हार में जीत कैसे है? हार में जीत की बीजेपी कई जगहों पर वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे आंध्र प्रदेश में हारने के बावजूद भी एक पार्टी जिसको 700-800 वोट मिले थे आज 21,000 वोट ले रही है, और जीत में भी हार है। मतलब कि ये कि कांग्रेस पार्टी जीत तो रही है, राजस्थान में जीत रही है कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र में सीट अपनी बरकरार रख रही है, हिमाचल में जीत रही है, पर ममता बनर्जी का जीतना, 4 सीट जिस तरीके से उन्होंने जीता और वहां पे उन्होंने बीजेपी को थ्रैश कर दिया है, उनका जीतना कांग्रेस के लिए ज्यादा नुकसानदायक है, बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी को तो वैसे ही तैयार है वो कि हम इनको 2024 में लड़ेंगे ममता के खिलाफ, परंतु ममता बनर्जी का जीतना कांग्रेस की घटती हुई स्पेस के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। और राजस्थान में भी जीत तो मिली, पर ये जीत ऐसी मिली कि अब पायलट साहब का क्या होगा, अब वहां पर क्या होगा? मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एक एसटी सीट पे
जो शेड्यूल ट्राइब सीट है, जो कि पुश्तैनी कांग्रेस की सीट है, वहां पर उनको जीत मिली है। ये भी कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है, पर ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। गजेंद्र सिंह सांखला साहब, आपके लिए चिंता का विषय ज्यादा है। ये सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, बीजेपी वाले कहते तो मैं समझता, लेकिन टीएमसी भी कह रही है, सिरसा साहब भी कह रहे हैं, और उसमें एनालिसिस ये है कि आप देखिए, अगर टीएमसी मजबूत होती है तो बड़ा नुकसान आपका है, और अगर बीजेपी वाकई कमजोर थी, देखिए ये दूसरी लहर के बाद ये पहला चुनाव है इस तरीके का। अगर ये आपने पूरा माहौल ये बनाया कि नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया दूसरी लहर में, अगर ऐसा होता तो तेलंगाना में वो जीत रहे हैं, असम में जीत रहे हैं, वो बिहार में भी अपनी सीट बचा ले रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में भी जीत रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है हिमाचल को छोड़कर कि बीजेपी खत्म हो गई हो। तो आपका वो नैरेटिव भी फेल हो गया ऐसा लगता है? मैंने बीजेपी खत्म होने की बात नहीं कही है, मैंने बात ये कही है कि लोगों के अंदर बीजेपी के प्रति रोष है इन बातों को लेकर के। लेकिन बीजेपी के नेता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई है, देश में किसान तकलीफ में है, ये काले कानून है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था हमारी बहुत नीचे स्तर पर आ चुकी है। आज इन बातों को, सर अर्थव्यवस्था को तो आईएमएफ कह रहा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी, जीएसटी रिकॉर्ड कलेक्ट हो रही है। उसने होगी का कहा है, जब होगी तब देखेंगे। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्ट हो रही है सर, 1,30,000 करोड़, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप आंख बंद करके जनता को इग्नोर करने की कोशिश करोगे तो अरे पर मैं फिर वही मैं नहीं समझ पा रहा, वही सिरसा साहब पूछ रहे थे, जनता आपको नहीं देख रही ना सर विकल्प, कांग्रेस इस पे क्यों नहीं चिंतित है कि इनकी जगह आपको नहीं चुना इन्होंने? आपको बंगाल में सर, अब बंगाल में 1% वोट नहीं आया, आप नोटा से भी नीचे हैं, कहां है आप बंगाल में? देखिए बंगाल में हम नहीं है, ये बात आपकी सही है, लेकिन आज जहां जहां पर कांग्रेस फाइट के अंदर है, कांग्रेस लड़ रही, वहां पर कांग्रेस ने कहां है सर? असम में आप नहीं है, असम में आप खत्म है, नहीं आई सीट आपको। जहां सीट नहीं आई वहां विचार करेंगे, उसमें जो कमियां उसको दूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पर बात तो वही हो गई ना सर, आपको लोग विकल्प नहीं देख रहे, जो सिरसा साहब कह रहे हैं, जो टीएमसी के नेता स्वयं पुरोहित कह रहे हैं कि आप नहीं है विकल्प। एक लाइन कह सकता हूँ, नहीं, कहने से विकल्प नहीं होता। वो तो चाहते हैं कि दूसरा जो जिस पार्टी से आप बात करो वो ये कहेगा हम ही विकल्प है, हमारे अलावा सब फेल है। एक लाइन, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है शहजाद, आप एक लाइन जोड़े, फिर मैं बाकी नेताओं पे जा रहा हूं। शहजाद, कांग्रेस के 55 सांसद लोकसभा के अंदर बैठते हैं, तो वो 55 सांसद किसी दूसरी पार्टी के पास है क्या? मैं एक लाइन ये देखो, आप अगर है तो बताओ। गजेंद्र जी, एक कैरियर विकल्प की बात करते हैं, देश के अंदर सबसे ज्यादा सांसद, सर देश की सबसे बड़ी पार्टी होकर 55 सांसद आपके पास है, तो ये तो शर्म की बात है। वो लोग तो बेचारे एक एक राज्य की पार्टियां हैं, आप पूरे देश की पार्टी हैं। ये कैसे कहते हैं कि कुछ है ही नहीं कांग्रेस के पास? अरे पर पूरे देश में 55 और किसी के पास एक राज्य में से 22 सीट है, तो वो अच्छा है कि आप बेहतर हैं? बताइए। तो वो एक राज्य तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस पूरे देश के अंदर मौजूद है। कमजोर है, अच्छी कंडीशन वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पूरे देश के अंदर है और कांग्रेस ही इस देश का मजबूत विकल्प है। ठीक है, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। देखिए एक लाइन, मैं देखिए आज हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, कोई बहस तो हो नहीं रही। तो शरद पवार जी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा मैं दोहराना नहीं चाहता, जमींदारी चली गई, घर मकान वैसे ही बना हुआ है इनका, तो वो छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए तृणमूल कांग्रेस किस तरीके की भाषा और लहजा आप कांग्रेस के लिए इस्तेमाल कर रही है, उनके एक एक नेता तोड़कर जा रही है। प्रशांत किशोर आए दिन चिढ़ाते हैं, इन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एक प्रत्याशी नहीं उतारा। अधीर रंजन चौधरी रोज ममता बनर्जी को घेरते हैं, वहां पे इनके भी कार्यकर्ता मारे गए, इनके भी कार्यकर्ता पीटे गए, पर उनसे लड़ने के बदले आपने तो ममता बनर्जी को क्लीन वॉक ओवर दे दिया। अब आप प्रत्याशी दे रहे हो 4 सीटों में, क्या फायदा है? आपने ममता बनर्जी को क्यों आपने लड़ने दिया बिना प्रत्याशी के? कम से कम सांकेतिक रूप से देते हैं आप प्रत्याशी। और टीएमसी तो कह रही है कि आपसे ना हो पाएगा। वो एक मीम है ना, मीम सुशांत जी, वो तिग्मांशु धूलिया वाला, वो ऐसे पकड़ रहा है और कह रहा है, तो ऐसे है ममता बनर्जी के लोग पकड़ रहे राहुल गांधी का चेहरा, और ये पप्पू तुझसे ना हो पाएगा, ऐसे वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो ये आप थोड़ा सोच कीजिए। अधीर रंजन चौधरी जी कितने वरिष्ठ नेता है, वो बार बार आपसे कह रहे थे कि लड़ो लड़ो लड़ो, पर आप लड़ने को तैयार नहीं। भाजपा ने आपकी पूरी स्पेस ले ली वहां पे कांग्रेस की। तो ये आपकी हकीकत है गजेंद्र जी, बुरा लगेगा आपको। ठीक है, आरपी सिंह साहब, क्या आपको लगता है कहीं भी इस चुनाव में जो नतीजे हैं, आपने कहा कि आप एनालाइज करेंगे, लेकिन महंगाई आपको लगता है कोई मुद्दा रहा है इस चुनाव में? हिमाचल में जो हुआ उसके पीछे एक फैक्टर हो सकता है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री ने वहां कहा कि महंगाई की वजह से हम हार गए। देखिए
मैंने कहा कि इसको भी एनालाइज करेंगे, परंतु अगर महंगाई विषय होता तो मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में तो हम कैसे चुनाव जीतते। तो ये क्रॉस दी बोर्ड नहीं, ये कुछ स्पेसिफिक कारण होगा हिमाचल का, उसको सोचकर आपको मतलब मैं अभी इतनी जल्दी आपको नहीं कमेंट कर पाऊंगा, परंतु हिमाचल के हम हार मानते हैं, परंतु बाकी जगह हम जीते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि 29 में से 13 एनडीए ने जीती हैं। नहीं, गजेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं क्या कि महंगाई का मुद्दा थी, महंगाई की वजह से हार गए? नहीं, मैंने कहा कि मैं वो हिमाचल के मुख्यमंत्री से पूछिए, मेरे को अगर मुझसे पूछे तो मैं इसको एनालाइज किए बिना नहीं कह सकता। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में आपका सूखड़ा साफ नहीं होता, असम में आपका सूखड़ा साफ हो गया, आपकी बंगाल में जमानत नहीं बची, तो इसलिए आप ऐसा मत बोलिए। ठीक है, आप तेलंगाना में आप हार गए हैं, और बताइए मतलब मनजिंदर सिंह साहब एक तर्क तो ये है ना हमारी पार्टी कि का अच्छा महंगाई है, इसको कोई नकार तो नहीं रहा, लेकिन अगर वो महंगाई मुद्दा होती तो बीजेपी असम में कैसे जीत रही है, बीजेपी जो है वो बिहार में जेडीयू कैसे जीत रही है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे इनके अलाइज जीत रहे हैं, या इनको जो है वो सीटें जो हैं वो दूसरी जगहों पर कैसे आ जा रही हैं जहां ये जीते हैं? देखिए सुशांत जी, अगर मेरे से ईमानदारी से पूछेंगे तो इस सारी जीत का क्रेडिट बीजेपी को नहीं जाता, कांग्रेस को जाता है। महंगाई है देश में, आपने भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन महंगाई होना और महंगाई का मैसेज लोगों तक पहुंचाना ये दो अलग विषय हैं। अब लोगों को पता है महंगाई है, लेकिन लोगों को ये भी दिखता है कि विकल्प ही नहीं है। अब आप देख लीजिए जो कांग्रेस का है, कांग्रेस की सोच कहाँ तक सीमित रह गई। एक इस्टेब्लिश गवर्नमेंट, एक स्टेट था पंजाब इनके पास, क्योंकि पंजाब हमेशा से ही ऐसा एक स्टेट है जो केंद्र के अंदर या जो केंद्र शासित जो पार्टियां होती हैं उनमें कम विश्वास रखता है। उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस को बहुत बड़ा भारी मैंडेट दिया। क्यों मैंडेट दिया? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको लीड कर रहे थे। अब ये दोनों भाई बहनों की सोच यहां तक सीमित है, इन्होंने एक इतना कदावर नेता को घर बिठा दिया और जिसके कारण बिठाया वो इनको रोज गाली निकाल रहा है। कल भी नवजोत सिद्धू आपने देखा और टीवी पे इन्हीं का मजाक उड़ा रहा था। तो कांग्रेस, एक बात तो मैं मानना पड़ेगा, इसका क्रेडिट बीजेपी को कम जाता है और कांग्रेस को ये सीटें ना जीत पाने का या बीजेपी की सीटें जीतने का कांग्रेस को क्रेडिट जाता है। मुझे याद है मैंने एक मीम की बात अभी भाई कर रहे थे, तो मैंने एक मीम अभी सुनिए, मैंने एक मीम की बात भी आपको बताता जाऊं। तो मैंने एक मीम अभी देखा था, वो कौन बनेगा करोड़पति का, तो उसमें अमिताभ बच्चन पूछ रहा होता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप बताइए जी, आपका ये सवाल के लिए किससे पूछा? उन्होंने कहा जी मेरे दोस्त को बुलाया जाए। तो उन्होंने कहा आपका दोस्त कौन? अमित शाह? बोले नहीं, राहुल गांधी जो मुझे चुनाव जिताता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को राहुल गांधी ज्यादा चुनाव जिताता है बजाय इसके कोई और जिता पाए। ये एक रियलिटी है, मैं कोई किसी के खिलाफ बोल, क्योंकि आज एक अलग से किस्म से मुद्दे पे डिस्कशन हो रही है, ना तो इसका मुझे लाभ है ना हानि है, पर मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं कि देश के अंदर लोग आज एक सच्चाई है कि विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को नहीं देखते। लोग आज ये चाहते हैं कि पहले सरकार कब बदलेगी वो छोड़िए, लेकिन पहले बताइए कि विपक्ष कब बदलेगा। लोग इंतजार विपक्ष के बदलने की कर रहे हैं, सरकार के मेरे मन में। स्वयं पुरोहित साहब, आ रहा हूं आपके पास भी। एक प्रश्न फिर तो ये है कि 2024 का इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अभी अगर आज की तारीख में आप एनालाइज करें, 2024 हालांकि दूर है, लेकिन 2024 में फिर इसका मतलब नरेंद्र मोदी का लौटना तय है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा कौन विकल्प बनेगा? आपको लगता है ममता बनर्जी देश भर की नेता बन जाएंगी अगले 3 साल में और उनकी पार्टी हर जगह परफॉर्म करने लग जाएगी? नहीं, देखिए ममता बनर्जी को आज तो बधाई देनी बनती है, क्योंकि ममता बनर्जी जी ने जिस तरीके से वो भी 2 सीटों को जीत कर ये तो जरूर अपने सूबे में तो उन्होंने स्थापित किया कि वहां की लीडर तो मैं ही हूं, वहां की अनक्राउंड लीडर और अनक्राउंड किंग मैं ही हूं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए तो बधाई के पाते रहे। एक बात मैं दूसरी बात फिर कहूं, 2024 तो बहुत दूर है। कांग्रेस विकल्प कैसे बनेगी? ये तो विपक्ष का विकल्प भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है और दूसरी पार्टी नेशनल है कोई नहीं। इसलिए मैं फिर कहूं, जीत की बात क्या बीजेपी को उसका सेहरा बंधाएगा? वो तो अगर जीतेंगे तो बंधेगा, लेकिन रियलिटी में ये हुआ ना कि 2024 में भी मोदी जी लौट रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कोई नहीं विकल्प, गांधी परिवार होगा। मैं तो कह रहा हूं भाई, मैं तो कह रहा हूं जीत का सेहरा भी किसको पहनाओगे? जीत का सेहरा भी राहुल गांधी और प्रियंका को पहनाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो विकल्प के तौर पर उभर ही नहीं रहे और विपक्ष के नाते जो उनकी नीति होनी चाहिए थी। आज देखिए इतनी महंगाई हो, 125 रुपया, मुंह से कह देना आसान है, 125 रुपया लीटर तेल। मैं फिर से कहना लगा, 125 रुपया लीटर तेल, 225 रुपए किलो प्याज। कभी सुने हैं क्या आपने?
अबे फिर भी राहुल को सीटें नहीं अगर आ रही तो फिर भाई हम क्या करेंगे उसमें? क्या तो मशीनें, या तो फिर वही बात है खड़ा होकर कह दे मशीनें बदली हुई हैं, वही एक बात बचती है। तो विकल्प तो ऑपोजिशन होती है ना। अगर ऑपोजिशन इतनी कमजोर है, ऑपोजिशन का लीडर बिल्कुल कमजोर है, तो फिर क्या होगा? तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। सिरसा साहब तो क्लियर कह रहे हैं कि भाई गेन कर पाएगी। नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी कांग्रेस बन नहीं पा रही, राहुल गांधी बन नहीं पा रहे, और 2024 में भी आएंगे तो जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर पर जाएगा। लेकिन वो ममता बनर्जी को भी जो स्वयं पुरोहित कह रहे थे कि अभी देखिएगा देश भर में ममता बनर्जी छा जाएंगी और वही बीजेपी को हरा देंगी, उसके लिए वो भी तैयार नहीं है मानने को। स्वयं पुरोहित उपचुनाव के नतीजे, और उन नतीजों में बीजेपी को कहीं साफ जीत, कहीं कांग्रेस को जीत, कुछ सीटें बढ़ी कुछ घटी, स्पष्ट संदेश किसके लिए, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ आरपी सिंह, गजेंद्र सिंह सांकला, शहजाद पूनावाला, स्वयं पुरोहित और मनजिंदर सिरसा बने हुए हैं। स्वयं पुरोहित जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले सिरसा साहब, चूंकि आपने कहा 225 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, तो कुछ लोग लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं ये आप कौन से मार्केट में प्याज खरीदने जा रहे हैं? आपको वहां जो लोग हैं वो गलत रेट पर दे रहे हैं प्याज। बहुत ज्यादा गलत रेट पे दे रहे हैं सुशांत भाई। इनको बोले मैं प्याज, चलो जिस रेट पे मिल रहा है उस रेट पे बता दो। पर मैं तो ये बता सकता हूँ कि प्याज हो या सब्जी हो, हम सब लोग जानते हैं कि महंगाई की एक आसमान छूती। सर आप ऑडी से भी उतरे होंगे तो भी 225 ज्यादा ले लिए उसने। सर सुशांत मेरे भाई है, सिरसा जी मेरे भाई है। सिरसा जी आपके आगे का, चलो आपको किस रेट मिल रहे हैं? चलो आपको किस भाव मिल रहे हैं? जिस भाव आपको मिल रहे हैं उसी को मान लेते हैं। मेरा कहने का भावना यह है सुशांत जी, मेरे कहने की भावना यह है कि बात तो हमें माननी पड़ेगी कि आज महंगाई एक चरम सीमा पे। मुझे याद है जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित आए थे तो इस प्याज की महंगाई को लेकर दिल्ली के अंदर सरकार आई थी। हम तो उस वक्त राजनीति में नहीं थे, लेकिन हमने वो देखा कि उस वक्त केवल एक ही कारण था, प्याज की महंगाई। लेकिन आज भी महंगाई तो बहुत है, सब्जियों से लेकर तेल से लेकर, और स्वाभाविक तौर पर अगर 125 लीटर तेल हो जाएगा तो महंगाई होनी स्वाभाविक है। लेकिन आप इस बात को मानना पड़ेगा आपको कि विपक्ष की इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी केक वॉक जहां होना चाहिए था वहां पे भी अभी एक सीट जीतकर वो तालियां बजाते हैं। आप जो कह रहे हैं, मैं बतौर पत्रकार उसका एक पक्ष रखता हूं। स्वयं पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूं। शहजाद पूनावाला, इस पे आप रिस्पॉन्ड कीजिए क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से अभी नहीं जुड़े हुए हैं। एक तो जो सिरसा साहब कह रहे थे, आप उस पर कुछ जोड़ना चाह रहे थे, प्याज की कीमत पे वो जोड़ दीजिएगा, और साथ में ये बताइए कि जो एक तर्क है कि इतनी महंगाई है पेट्रोल की कीमत पर, मैं कई बार जब लोगों से आप बात कीजिए, जो गरीब लोग हैं उनका तर्क ये होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेट्रोल तो भरवा नहीं रहा, उनका तर्क ये होता है कि हमको 80 करोड़ लोगों को जब पकड़ कर मुफ्त में राशन दिया गया कोरोना का, तो हमको ये पसंद आता है। उनको ये लगता है कि हमारे लिए घर बन रहा है, हमारे लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे अकाउंट में किसान सम्मान निधि का पैसा आ जाता है। मतलब ये फीडबैक मिलता है। क्या ये वजह हो सकती है कि जिसको हम यहां टेलीविजन पर महंगाई और पेट्रोल की कीमत कह रहे हैं, उसका जमीन पर उतना इंपैक्ट चुनाव में नहीं पड़ता? देखिए, पहले तो मैं मजाकिया तौर से कह रहा था, सिरसा जी हमारे बड़े सम्मानित भाई साहब है, उनसे मैं कह रहा था कि अगली बार अनियन का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे देना, मैं आपके लिए 200 में खरीद कर ले आऊंगा। पर ये तो मजाकिया, पर जो उनका जो तत्व है कहने का कि महंगाई, अब महंगाई की मार जो है, इस देश ने 10, 11, 12% कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी देखा है। सुशांत जी, आज वो 4.5% है। पेट्रोल के दाम बिल्कुल 100 के आगे हैं, ये बात कोई नकार नहीं सकता, परंतु जो ओवरऑल इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट पड़ता है, जिसको हम WPI और CPI से कंपेयर करते हैं, वो इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं जो सबसे गरीब तबका है, जो पेट्रोल डायरेक्टली यूज नहीं करता, उसके घर में आज देखिए तो बिजली है, उसके घर में आज जो शौचालय बन रहा है, उसके घर में उज्ज्वला का सिलेंडर, आपने भी एक बार इस पे पाठशाला की थी और उसमें मैं कई पॉइंट से एग्री करता हूं, पर उज्ज्वला का एक स्टोव आ चुका है, एक बार सिलेंडर आ चुका है, कुछ सिलेंडर उनको मिल रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो गरीब आदमी को, क्योंकि हम ये सब्सिडी नहीं दे रहे हैं मिडिल क्लास को, और वो पैसा जो बच रहा है आयुष्मान भारत की स्कीम के तहत उनको 5 लाख का कवर और बाकी चीजें जो मिलती है, गरीब आदमी को तो वो चाहिए। तो गरीब आदमी पे शायद उसका इतना जोर नहीं पड़ रहा जितना कि मिडिल क्लास को ट्रेडिशनली इस पर पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एनालिसिस है। मेरा एक प्रश्न है, वो अभी लूंगा। स्वयं पुरोहित जी, आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से बस एक डेटा दिखा रहा हूं, क्योंकि आंकड़ों में से कई तरह के आंकड़े निकलते हैं। एक आंकड़ा ये भी है, आज 29 सीटों के रुझान और नतीजे आए, इसमें अगर ये देखा जाए कि टोटल वोट कितने गिरे, तो ये आंकड़ा करीब 26,15,000 के आसपास होता है।
इसमें से बीजेपी को कितना वोट मिला, तो वो अगर निकालने जाएगा तो करीब 31% वोट जो है वो बीजेपी के पास गया और करीब 11,10,000 वोट उनके पास गया। ये ओवरऑल डेटा है। अभी चूंकि और गिनती हो रही है, शायद ये थोड़ा और बढ़ जाए या घट जाए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 8,40,000 वोट मिले, करीब 23%। इसके बाद टीएमसी की बात करें तो उन्हें 5,77,000 वोट मिले, क्योंकि वो एक ही जगह लड़ रहे थे। प्रतिशत में ये करीब 14% बैठता है ओवरऑल बात कर रहे हैं तो ये आंकड़ा थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी नतीजे आ रहे हैं। लेकिन वोट शेयर के हिसाब से कहिएगा तो बीजेपी को आप देखिएगा तो मोटे तौर पर काफी वोट भी पड़ा है। स्वयं पुरोहित जी, जो अभी बात हो रही थी, ममता बनर्जी लीड करेंगी देश भर में और नरेंद्र मोदी को रोक देंगी, ये अभी लोग मान नहीं पा रहे हैं। ये कैसे हो जाएगा, आप अगर समझा सकें? जी, जब 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी और जिस समय भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी बनी थी ना, तब 2 सीटें आई थी उसकी। आप 10-15 साल कुछ समय दीजिए। 15 साल रुक जाए, मतलब 15 साल अभी मोदी जी रहेंगे, उसके बाद ममता जी वो 15 साल नहीं लगेगा। अभी वो समय और उस समय में और अब में बहुत फर्क है। ममता बनर्जी एक नेतृत्व है, अतुलनीय नेतृत्व है, उसके बराबर विपक्ष 33 तो 2024 तक वो गेन कर लेंगी इतना कि नरेंद्र मोदी को रोक देंगी 2024 तक? 100%। उसका फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला है आपके पास, मुझे बताइए। यूपी में अगर टीएमसी आज चुनाव लड़े कितनी सीट आएगी आपको, बताइए। हम ये गठबंधन पार्टी के साथ, किसके साथ गठबंधन होगा? किसके साथ कीजिएगा, मुझे बता दीजिए। आप किससे कीजिएगा गठबंधन? आपको अपनी साइकिल पर बैठा के समाजवादी पार्टी को वोट मिलना है क्या? समाजवादी पार्टी ने हमें सपोर्ट किया है पश्चिम बंगाल में, समाजवादी के पार्टी के साथ हम सपोर्ट। अरे समाजवादी पार्टी ने आपको बंगाल में कितने वोट दिलाए, मुझे बताइए जरा। वो देखिए कौन किसको कितना दिलाता है। छोटी पार्टियों से तेलंगाना साउथ के अंदर में ये नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। अरे दक्षिण भारत में कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सर, मैं कह रहा हूं एनालिसिस कीजिए। आप भी अच्छे बड़े नेता हैं और मैं कह रहा हूं कि एनालिसिस करें तो हम तर्क पे करें सर, कि ममता बनर्जी अगर उत्तर प्रदेश में किसी से गठबंधन कर लेंगी तो उनको सीटें कैसे आ जाएंगी, मुझे ये समझाइए। और कोई उनको क्यों लड़ने देगा, मुझे ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी 2004-2009 का चुनाव हारी, उनके पास चेहरा नहीं था। आडवाणी जी को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। 2012 के बाद में उन्होंने वाजपेयी मोदी जी को प्रोजेक्ट किया। आज अगर विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी बनती है और क्षेत्रीय पार्टियां और दूसरे दल, और मैं तो कहूंगा क्यों नहीं कांग्रेस के और तृणमूल कांग्रेस में क्या फर्क है? विचार तो एक है। आप चीज का विरोध कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी वो कह रहे हैं आप ममता बनर्जी को पीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करके उनको सपोर्ट कीजिए, आपके पास नहीं है चेहरा। अरे इनके पास बूथ में बैठने के लोग नहीं है, चेहरा कहाँ की बात, क्या आप बहुत दूर चले गए। सर इनके पास ऐसे कोस के कौन समर्थन लेता है सर? वो भी चला जाएगा सर। ऐसे कोस के कौन समर्थन लेता है सर? आप जो है वो उनको कूनी भी मार रहे हैं और कह रहे हैं मेरी गाड़ी में बैठे भी रहो, ऐसे कैसे होगा सर? नहीं तो इनकी देखिए आत्ममंथन की इनसे पूछे तमिलनाडु में इनके बूथ वाले कौन है? टीएमसी के बूथ वाले तमिलनाडु में कौन है? टीएमसी में तमिलनाडु के बूथ कौन बैठ रहा है? आप तो देखिए शहजाद जी, आप भारतीय बनता, आप राजनीतिक विश्लेषक कम है और बीजेपी के प्रवक्ता है। अरे भाई आप जो पसंद भाई उनको तर्क में काटिए ना सर, तर्क में काटिए। ये क्या बात हुई, वो बीजेपी के नहीं है, तर्क में काट दीजिए। 125 रुपए पेट्रोल के दाम। अच्छा पहले गजेंद्र जी से तो पूछ लें। गजेंद्र सिंह जी वो कह रहे हैं आपके पास बूथ लेवल पे भी काम करने के लिए लोग नहीं है, आप ममता बनर्जी को स्वीकार कीजिए, उनको प्रोजेक्ट कीजिए और जीत जाइए। देखिए ये रोहित जी का खुद का बयान है और वो किसी के बारे में कुछ भी बयान, एक तरफ वो कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं, कांग्रेस और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं बूथ पे बैठने के एजेंट नहीं है। विचारधारा की, हाँ विचारधारा की बात, विचारधारा अपनी जगह पर है, सब अपना अपना काम करें। ज्यादा आप में नहीं है, नेतृत्व क्षमता आप में नहीं है। सुन रहे गजेंद्र जी, अपने चेहरे पर आकर नेतृत्व क्षमता आप में नहीं है, वो कह रहे हैं। नेतृत्व क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गोत्र एक ही है। नेतृत्व क्षमता हमें आता है तो नेतृत्व क्षमता भी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कोई कमी नहीं है। समय पर सर कैसे बनेगी ये तो बताइए, नेतृत्व क्षमता कैसे बनेगी गजेंद्र जी, उसका फॉर्मूला तो दीजिए। आप बताइए आपके वही बातें जो देश के अंदर राहुल गांधी ने लेकिन समय पर देश को गजेंद्र जी एक देखिए आपकी ईमानदारी की मैं तारीफ करूंगा। गजेंद्र जी मैं आपकी ईमानदारी की तारीफ करूंगा, आपने भी माना कि बन जाएगी नेतृत्व क्षमता, आज की डेट में नहीं है, ये आपने ईमानदारी से स्वीकार किया। 2024 से 2021 तक नहीं बनी है। क्षमता का जो आकलन है ना, वो पद पर आने के बाद आदमी को लगता है कि ये क्षमता है कि नहीं है।
आदमी बाहर बैठा आदमी, तो राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे तब पता चलेगा, लेकिन वो तो थे सर पद पे। को ये लगता है कि वो अयोग्य है, जब वो पद पर आता है और वहां सक्सेस होता है तब उसकी क्षमता का। अरे पर वो तो अध्यक्ष पद पे थे राहुल गांधी। सर राहुल गांधी तो अध्यक्ष पद पे थे। सांसद है, 4 बार से सांसद है, देश की जनता चुन करके लोकसभा के अंदर क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए। सुनिए स्वयं पुरोहित जी, 4 बार के सांसद है राहुल गांधी। सांसद है, कहां से? अमेठी से सांसद है। अमेठी से तो हार गए, छोड़िए अब आप वो नमक छिड़क रहे हैं, नमक मत छिड़किए, लेकिन वो 4 बार के सांसद है, वो कह रहे हैं। सांसद बहुत अच्छी बात है, मैं शुभकामना देता हूँ। राहुल गांधी की चलने देना, आप राहुल गांधी की चलने नहीं देते हैं। आप कभी डिसीजन कौन लेता है पहले बताइए? राहुल गांधी लेते हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी लेती है, रॉबर्ट वाड्रा लेता है? कौन डिसीजन लेते हैं पहले ये बताइए? पार्टी डिसीजन लेती है, इसके अंदर किसी दूसरे। आप बताइए, राहुल गांधी ने कहा था सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य को बनाने कहा, के अंदर दूसरे आपने कमलनाथ और गहलोत को बना के रखा है। आरपी सिंह जी, चले गए हैं। आरपी सिंह जी जो सिरसा जी कह रहे थे वो आज इस शो में हो रहा है। वो ये कह रहे थे कि आप इसलिए जीतते हैं क्योंकि कोई विपक्ष नहीं है, और देखिए ये हो रहा है। आप उन्हें हटा नहीं सकते हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक मिनट गजेंद्र जी, 1 मिनट। आरपी सिंह जी जो सिरसा साहब कह रहे थे कि आप अपनी बूते नहीं जीत रहे, आप कांग्रेस के बूते जीत रहे हैं। आप भी भोंपू हो तो मनमर्जी बोल देते हो। बोलने से पहले गंभीरता रखो, इसके बारे में क्या बात कह रहे हो, और ऐसा नहीं हो कब आपको ये शब्द अपने वापस लेने पड़ जाए। इसलिए जब चैनल पर बैठे हो जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को रखो। नहीं गजेंद्र जी देखिए, इसमें ये कौन डिसीजन लेता है? नहीं गजेंद्र जी, स्वयं पुरोहित अगर अपनी मर्जी से बोल रहे होते तो मैं मानता। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है भाई कि आप लोग सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स को लेकर। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, वो अकेले अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। नहीं कर सकता, भी कुछ नहीं कर सकता। अरे सिस्टम कमेटी है, CWC बैठ के निर्णय करती है, उसके अनुसार पार्टी में एक जहाज चलता है तो उसको नाविक। ठीक है, आ रहा हूं सिरसा साहब, एक मिनट आप दोनों रुक जाएं थोड़ा सा। आरपी सिंह साहब, जो सिरसा साहब का आरोप है वो ये कि आप नहीं जीत रहे, आप हार जाते अगर कोई ऑपोजिशन में बढ़िया कद्दावर विकल्प होता। कांग्रेस आपको जितवा रही है। नहीं, सिरसा साहब की बात तब सच होती है जब हम मध्य प्रदेश में, असम में, तेलंगाना में चुनाव न जीते, जहाँ कांग्रेस हरियाणा में जीती, तो दिखता है, स्पष्ट है, बात कांग्रेस की नहीं है, बात विपक्ष की नहीं है, बात है कि हमारी नीतियों की बात है। जब सिर पे छत मिलती है तो आदमी को फर्क पड़ता है, जब घर में बिजली पहुंचती है जो पिछले 70 साल में पहुंची तो आदमी को फर्क पड़ता है, जब गांव में सड़क पहुंचती है तो फर्क पड़ता है, जब आयुष्मान भारत की स्कीम के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है तो फर्क पड़ता है। असल में जब किसान को सम्मान निधि मिलती है तो फर्क पड़ता है। असल में क्या है कि इन लोगों को ज़मीन पे जाकर समझने की आदत नहीं है। अब ज़मीन पे जाएंगे तो पता लग जाए कि जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसके लिए ये सब मायने रखता है। आपके लिए कुछ चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है, परंतु वो कॉमन मैन के लिए उतना मायने रखता नहीं। लेकिन आरपी सिंह जी, मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा, ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पार्टी ने एक बड़ी अच्छी रणनीति बनाई हुई है, और वो रणनीति है कि आप जो पेट्रोल का पैसा या जो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो अच्छी बात यह है कि आप गरीब आदमी तक पहुंचा रहे हैं। और वो गरीब आदमी खुद, हम लोग जाते हैं तो बताता है कि भाई हमको मिला है, हमको अनाज मिला, ये मिला, वो मिला, जो भी बताता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जिस मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इससे प्रभाव पड़ रहा है, वो पता नहीं वोट देने जाएगा भी या नहीं। आप मिडिल क्लास के बारे में सोचना बंद कर चुके हैं। आपको लगता है उधर फायदा पहुंचेगा तो हमको पॉलिटिकली भी फायदा हो ही जाएगा। देखिए, पेट्रोल के प्राइसेस का जहाँ तक मामला, वो इंटरनेशनल मार्केट द्वारा लीड किए जाते हैं, और हम लोगों ने ये नहीं किया कि हम बॉन्ड इशू कर आने वाली सरकारों को या आने वाले भविष्य को कर्जे में रखें, जो कांग्रेस पार्टी ने किया था। इन्होंने क्या किया कि पेट्रोल के दाम ठीक रखे, परंतु कर्जा सिर पे छोड़ के देश के नाम पर। तो हमने वो कर्जा भी उतारा है, और आगे भी चिंता करें कि देश के सिर पे या आम आदमी के सिर पे कर्जा ना हो। और जहाँ तक इकॉनमी की बात है, आपको भी पता है कि मैंने टोका नहीं सर, मैंने आपको टोका थोड़ा सा रोक रहा हूँ माफी के साथ। देखिए, अभी हमारे पास फाइनल टैली आ गई है। मैं दर्शकों को भी बता दूं, 29 सीट पर पहले क्या नतीजे थे, अब क्या नतीजे हैं, अभी तक के आंकड़े आपके सामने रख दूं। बीजेपी को पहले इन 29 में से 13 सीटें मिली हुई थी, अब बीजेपी के पास 14 सीटें हैं। बीजेपी प्लस गठबंधन कह रहा हूं। कांग्रेस के पास 8 थी, अभी कांग्रेस के पास फिर 8 है।
टीएमसी के पास 2 थी, अब बढ़कर 4 हो गई है, और अन्य के खाते में 6 थी जो अब घटकर 3 हो गई है। तो बीजेपी प्लस की बात कीजिएगा तो उनको 1 सीट का फायदा ही हो गया है, नुकसान नहीं हुआ है। सिरसा साहब, देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, विपक्ष के कमजोर होने का नुकसान जो है देश के लोगों को होता है, और आज वो नुकसान हम सब देख रहे हैं। राहुल गांधी को माफ़ करना मेरी कोई निजी नहीं है, लेकिन उनको तो भ्रष्टाचार और बलात्कार के बीच में अंतर क्या, ये भी समझ में नहीं आता है। वो स्टेज पर बोल देते हैं, भ्रष्टाचार को बलात्कार बोल देते हैं और कह देते हैं कि जी जब आपका भ्रष्टाचार होता है, वो कहने लगे थे जब आपका बलात्कार होता, तो इसलिए उनकी सोच, उनके बच्चे की पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स उनकी क्लास ही नहीं है, वो डिफरेंट क्लास से हैं। 10 साल देश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, कोई भी आदमी होता वो उस इतने बड़ी पावरफुल जगह पे बैठकर उस सिस्टम को समझ सकता था, लेकिन उनकी क्लास नहीं, हम उनकी डिस्कशन में टाइम भी वेस्ट ना करें। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है, ये दीवारों पे लिखा गया है, हो क्या रहा है कि बीजेपी जो नीति अपनाती है, बीजेपी ने वो नीतियां अपनाई, उसके पीछे पीछे फिर कांग्रेस भागती। कांग्रेस की अपनी नीति खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की अपनी सोच भी खत्म हो चुकी है, जो कहते हैं हमारी नीतियां, कोई नीतियां नहीं रही। अगर बीजेपी मंदिर में जाती है तो फटाफट मंदिर में जाके बड़ा तिलक लगा के बताते हैं हम मंदिर के बड़े पुजारी हैं। अगर बीजेपी नेशनलिस्ट के लेवल पर जाके को बात करती है, फटाफट उधर को भाग जाते हैं कि अब हम उनसे बड़े हैं। वो केवल और केवल एक ही दौड़ में लगे हुए हैं कि जो बीजेपी करे शायद हम भी वो करें, इसलिए कांग्रेस अपनी को नीति नहीं बना पा रही, लोगों को बता नहीं पा रही। आज एक वक्त था लोगों को बताने का कि क्यों महंगाई है देश के अंदर, क्यों किस तरीके से लोग जो आम आदमी तक की जो जरूरत की चीजें हैं वो क्यों इतनी महंगी हो रही हैं, लेकिन वो बेचारे उसी उलझन में उलझ के रह जाते हैं। कभी तो प्रियंका गांधी जी वहां भागते हैं, वो दौड़ लगाते हैं पीछे पीछे, और उसके चक्कर में वो कहीं के नहीं रह जाते। पंजाब एक इनके पास स्टेट था, वो भी चले जाएगा। आप अभी ये 2022 के चुनाव में आप देखेंगे वो कितनी बुरी तरह से ये वहां पे जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली इस देश के अंदर अगर आपने इस चुनाव को देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आई होगी। देश के लोग जो स्टेट की जब बात आती है उसमें रीजनल पार्टीज को अपना तवज्जो दे रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो जहां पे रीजनल पार्टी नहीं है वहां पे लोगों ने बीजेपी को नकारा है, बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है अगर आप सारे इस आंकड़े को देखें तो। मेरा मानना यह है कि जब स्टेटों की बात आती है तो लोग ये चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बंगाल के हिसाब से देखिए तो रीजनल पार्टी को मौका दिया गया है, आप तेलंगाना के हिसाब से देखिए तो नहीं दिया गया है। अगर आप असम में देखेंगे रीजनल पार्टी जो थी वहां पर उसने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया। तो थोड़ा मैं वही कह रहा हूं सर, ये इस बार का जो इलेक्शन का रिजल्ट है उपचुनाव का वो मिक्स्ड है। लेकिन आप जो कह रहे हैं उस पर सोचना चाहिए कांग्रेस को या पूरे विपक्ष को कि क्या एक अच्छा विपक्ष नहीं है इसलिए बीजेपी जीत रही है। और बीजेपी को भी मंथन करना चाहिए कि अगर बाकी जगह जीत रहे तो हिमाचल जैसा राज्य क्यों हाथ से चला गया और वहां क्यों सुपड़ा साफ हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।